हेलो चिल्ड्रन। सो एग्जाम के बहुत नजदीक हैं हम, बट फियर नॉट, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट है। तैयारी एकदम फुल ऑन है। और आज लास्ट चैप्टर बचा था, तो मैंने सोचा फटाफट फटाफट उसकी भी समरी करा दूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर द एनिमी, विस्तास का ये चैप्टर बाय पर्ल एस बर्ग। जानते हैं पर्ल एस बर्ग एक अमेरिकन राइटर और नॉवेलिस्ट हैं, और ये चैप्टर है तो सबसे लंबा, बट सबसे इंटरेस्टिंग और बहुत ही एकदम आपकी अटेंशन ग्रैब करने वाला चैप्टर है। तो क्या सिखाता है ये चैप्टर? ये चैप्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बैकड्रॉप पे बनी एक कहानी है, जापान और अमेरिका के युद्ध पर आधारित है। ये कहानी कहती है कि वो युद्ध बेकार है। इट्स एन एंटी वॉर स्टोरी विच सेज दैट वॉर्स आर यूजलेस, वॉर्स आर फ्यूटाइल एंड वॉर्स को वो रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि युद्ध सिर्फ इंसान को इंसान से लड़ाते हैं। और ये भूलवा देते हैं कि हर इंसान एक है, और एक चीज जो सब में सेम है वो है इंसानियत। तो इस चैप्टर की दूसरी थीम बात करती है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी राइजेस अबव एवरी नैरो थिंकिंग, एवरी पार्शियलिटी एंड एवरी सोच। मतलब इंसानियत हर सोच से ऊपर है। रिलीजन के बेस पे, कल्चर के बेस पे, ट्रेडिशन के बेस पे किसी पे भी भेदभाव ना किया जाए। इंसान को इंसान समझकर उसकी सेवा या उसकी हेल्प की जाए, विच मीन्स इट टीचेस अस द वैल्यू टू रिस्पेक्ट एवरीवन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इवन दो दे आर डिफरेंट इन देयर रिलीजन, कल्चर और ट्रेडिशन। सो ये तीन थीम है उसकी, और बात करती है डॉक्टर सदाऊ नाम के एक डॉक्टर, एक ऐसा डॉक्टर जो द्वंद में था कि वो क्या करे। जब उसने एक एनिमी सोल्जर को अपने घर के सामने बहकर समुद्र की लहरों से सामने देखा, वो इस कद्र कंफ्यूजन में था कि वो अपनी देशभक्ति निभाए या फिर उस मरने की हालात में पड़े उस जख्मी आदमी की सेवा करे। चलो फटाफट देख लेते हैं उसने क्या किया। और विश्वास मानना, जो भी सदाऊ ने किया वो एकदम परफेक्ट डिसीजन था उसका। इनफैक्ट आई अपलॉड हिम एज अ ह्यूमन बीइंग। कहानी शुरू करते हैं डॉक्टर सदाऊ की। डॉक्टर सदाऊ हु की एक जापानीज डॉक्टर थे। उनका घर जापानीज सी कोस्ट के पास था, और उनका घर ऐसे पत्थरों पर, ऐसे रॉक पर बना था, थोड़ा ऊंचे टीले पर था, और सामने समुद्र की लहरें थी, माने समुद्र था। और डॉक्टर सदाऊ के घर के इधर उधर कोई नहीं रहता था, बिकॉज वो बहुत ही डेंजरस सी कोस्ट था। सदाऊ की अपने घर की ऐसे बालकनी में खड़े हैं और बाहर देख रहे हैं, याद कर रहे हैं अपने पापा को, याद कर रहे हैं उनकी वजह से वो आज डॉक्टर हैं। उनके फादर बहुत ही एम्बिशियस इंसान थे। वो चाहते थे कि सदाऊ कंट्री के लिए कुछ करे और डॉक्टर बने। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को एमबीबीएस मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए भेजा था। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट फादर थे, जो कभी उसके साथ मजाक नहीं करते थे, बट सदाऊ जानते थे कि वो उनकी एजुकेशन के लिए कितने कंसर्न्ड हैं और कितने सुपर्ब फादर हैं। सदाऊ सच में एक सक्सेसफुल सर्जन बन के आए। उन्होंने 8 साल अमेरिका में पढ़ाई की, और इतना ही नहीं, वो सर्जन के अलावा एक फेमस साइंटिस्ट भी बने। वो एक ऐसी दवाई का आविष्कार कर रहे थे जिसको अगर वो प्रूव कर लेते, मतलब अगर वो ऑथेंटिक प्रूव हो जाती, तो वो किस जापान के लिए एक बहुत बड़ी प्रसिद्धि लेकर आती। और क्या थी वो? एक ऐसी दवाई जिससे जख्मों के निशान पूरी तरह से क्लीन हो सकते थे। तो दो कारण थे कि युद्ध चल रहा था, फिर भी सदाऊ एक परफेक्ट डॉक्टर थे। उन्हें क्यों नहीं भेजा गया था? क्योंकि वो देश के जनरल का इलाज कर रहे थे, जिन्हें कभी भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी, और दूसरा कि वो उस दवाई का आविष्कार कर रहे थे। सदाऊ की मुलाकात उनकी वाइफ हाना से भी अमेरिका में हुई थी। सदाऊ अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, हाँ या ना, मगर हाना। हाना से बहुत प्यार करता था, और उससे उनको अमेरिका में दोनों मिले थे, और देखते ही प्यार हो गया था। बट ही वॉज अ वेरी ट्रू, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड सन। वो जानते थे कि जब तक उसके फादर अप्रूव नहीं करेंगे, तब तक वो उसको, मतलब दोनों के दोनों जानते थे दैट दे वुड नॉट एक्सेप्ट ईच अदर एज लाइफ पार्टनर। जब वो पढ़ाई खत्म करके आए, उसके फादर से मिले, उसके फादर ने कंसेंट दी, और फिर
पूरे कल्चर ट्रेडिशन के साथ उनकी शादी हुई और आज इसीलिए वो बहुत खुश थे, बिकॉज दे हैड द ब्लेसिंग ऑफ देयर फादर। कहानी मोड़ लेती है, प्रेजेंट सिचुएशन में आती है। वो एक हैप्पी फैमिली थे और सदाऊ अपने घर की बालकनी में खड़े थे और तभी उनकी वाइफ हाना घर के अंदर से आती है। नाउ व्हेन शी कम्स फ्रॉम इनसाइड एंड शी इज लाइक शी स्टैंड्स इन विद हर हस्बैंड, उसके बाहों में ऐसे बाहों डालकर और थोड़ा कोजी मोमेंट। और तभी सदाऊ और हाना क्या देखते हैं कि समुद्र की लहरों ने किसी को उछाल कर बाहर फेंका। कोई जख्मी आदमी था, कोई कोई आदमी था जो पानी की लहरों की वजह से बाहर आकर पड़ गया। सदाऊ ने हाना का हाथ छोड़ा और दोनों उस तरफ झांकने लगी। कौन है कौन है, और दोनों बहुत चिंता में थे। बट देन सदाऊ भागा, पीछे पीछे हाना भागी, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो भी आदमी था वो चलने की कोशिश कर रहा था, मगर क्योंकि वहां पर इतने नोकीले पत्थर थे उसका पैर उसमें फंसा और वो मुंह के बल गिर गया। आसपास धुंध ही धुंध हो रही थी, वेदर कंडीशंस बहुत पॉजिटिव, बहुत बहुत ज्यादा कॉर्डियल नहीं थी, इसीलिए धुंध धुंध था। सदाऊ भागा, पीछे हाना भागी और जब वो उसके करीब पहुंचे तब उन्होंने देखा कि वो तो एक अमेरिकन था। एक जापानीज डॉक्टर के सामने एक अमेरिकन पीओडब्ल्यू, प्रिजनर ऑफ वॉर। क्या करेंगे हमारे डॉक्टर साहब, चलिए देखते हैं आगे। अब क्या वो उस एनिमी को ट्रीट करें? सदाऊ और हाना बड़े परेशान की करें तो क्या करें। सदाऊ और हाना ने डिसाइड किया कि इसको उठाकर वापस समुद्र में डाल देते हैं, बट नहीं, इंसान की इंसानियत ऐसा करने पे उन्हें कभी फोर्स नहीं करती, मतलब वो कभी नहीं कर पाए। हाना ने कहा कि क्या करें। सदाऊ ने कहा अगर ये ठीक होता तो मैं इसे पुलिस के हवाले कर देता, ये मेरा दुश्मन है, सारे अमेरिकन मेरे दुश्मन है। बट क्योंकि ये एक जख्मी अमेरिकन है तो मेरे लिए ये जख्मी शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक डॉक्टर के नाते एक पेशेंट कोई रिलीजन का नहीं होता, सिर्फ उसका एक रिलीजन होता है कि वो बीमार है। सदाऊ और हाना ने फाइनली डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं, इसको उठा के घर ले जाते हैं और इसको तीमारदारी मतलब इसको फर्स्ट एड देंगे एंड देन दे विल इन्फॉर्म द पुलिस, विच मीन्स दे वर एक्चुअली प्रिपेयर्ड कि वो देश से गद्दारी नहीं करेंगे, वो अपने अपने रिलीजन को मतलब अपने प्रोफेशनल एथिक्स को भी नहीं भूला और अपने देश के प्रति समर्पण को भी नहीं भूला। चल सदाऊ और हाना ने उस आदमी को उठाया एंड दे टुक हिम टू देयर हाउस। सदाऊ हाना उसको ऐसे करके हाथ से दोनों को से सहारा लेके, एकदम पतला सा हो गया था, खून बह चुका था। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा था जब वो रेत पर ऐसे लेटा हुआ था तो रेत पूरी लाल थी, मतलब उसको गोली लगी थी, गोली पे पीठ के निचले हिस्से पर लगी थी। सदाऊ ने जब उसके जख्म को चेक किया था तो गलती से उसका हाथ उस जख्म पे पड़ गया और उस आदमी के जख्म से खून बहने लगा। समझ गया सदाऊ कि ये अभी जख्म ताजा है, अगर गोली बहुत पहले लगी होती और कहीं इंटरनल ऑर्गन्स में होती तो अब तक वो जिंदा ना होता। अब तो इसकी सबसे पहले इसे फर्स्ट एड देना होगा। अब क्या करे, उसने उसको ले जाने से पहले सी मॉस उठाई और उसके चोट पे रख दी। और वो दर्द में कराया, क्योंकि वो पेन हुआ होगा उसको, चाहे होश में था या नहीं था। अब घर ले आए, घर में सदाऊ ने उसे अपने फादर के कमरे पर ऐसे गद्दों पर लिटा दिया। बहुत एंजाइटी है पूरे पूरे घर में, क्योंकि अब सर्वेंट्स को भी पता लगने वाला है क्या रिएक्शन होगा उनका। सदाऊ के फादर का कमरा इतने टाइम से यूज में नहीं था जब से उनकी डेथ हुई थी, बट देन उसको उस गद्दों पर जाकर लिटा दिया गया। अब जब वो उसके पास गए और डॉक्टर सदाऊ ने कहा कि रजाई लाओ, अब जब उसने हाना ने रजाई दी तो कहती है, ओ गॉड दिस एनिमी इज सो डर्टी, अब पहले तो इसको साफ करना होगा। सवाल यह था कि कौन साफ करेगा। हाना ने कहा कि ये हमारी मेड साफ कर देगी, इसके लिए वार्म वाटर ले आते हैं। क्यों? बिकॉज आई डोंट वांट कि तुम इस एनिमी सोल्जर को छुओ या फिर तुम इसको
अपने हाथ से ट्रीट करो ज्यादा, मतलब ठीक है फर्स्ट एड देना बट क्लीन हमारी मेड कर देगी। ये सोचकर हाना हरसेल्फ वेंट। सदाऊ भी उठने लगा और सदाऊ सोचने लगा कि जैसे ही वो उठने लगा उसने उसकी पल्स चेक की, और जैसे ही उसने पल्स चेक की तो उसने देखा कि उसकी पल्स बहुत धीमी थी। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। दोनों कंफ्यूजन में थे कि इसके साथ क्या किया जाए। सदाऊ के लिए वो एक अमेरिकन था, वो एक दुश्मन था, उससे बढ़कर कुछ नहीं था, बट ऑपरेशन तो होना ही था। मतलब सदाऊ ने कहा जो भी हो इसको ऑपरेट करना होगा। सदाऊ ने जब ऐसे बोला तो हाना घबरा गई। आप देख सकते हैं अपनी बुक में कि उस वो जानती थी कि उसका हस्बैंड कितना परफेक्ट है एज अ डॉक्टर, और उसके हाथ से कभी कोई पेशेंट मरा ही नहीं। और जब उसने कहा कि मैं इसका ऑपरेशन करूंगा तो वो घबरा गई, क्योंकि अगर ये जिंदा है तो भी उनके लिए परेशानी है, मर जाएगा तो भी उनके लिए परेशानी है। फाइनली सदाऊ ने डिसाइड कर लिया है दैट ही वुड ऑपरेट अपॉन। वो चला गया कमरे से बाहर। अब हाना उस अमेरिकन के साथ अकेली रह गई। जब से वो अमेरिका छोड़ के आई थी वो किसी भी अमेरिकन से मिली नहीं थी, बट देन शी हैड नो ऑप्शन। वो वहां बैठ गई और उसके जख्म को मतलब कुछ तो करना होगा। एंड वो जो भी था उनके लिए दुश्मन था, उनके लिए एक डेंजर था। वो फटाफट नर्सरी में भागी यूमी के पास, बट देन उसने कहा तुम मेरे साथ चलो। यूमी बच्चों को, उनका एक छोटा बच्चा था उसको टेंडर कर रही थी, बट देन उसने बच्चे को सुलाया एंड फाइनली वो किचन में पहुंचे। अब जब किचन में पहुंचे तो जो और दो सर्वेंट्स थे वो घबराए हुए थे, क्योंकि उनके मालिक ने उनको सब कुछ बता दिया था। एंड सी हाउ सर्वेंट्स आर क्वेश्चनिंग हाना। और जब हाना वहां गई, हाना फाइनली सदाऊ को समझा नहीं पा रही है। वो यूमी को लेकर वहां पहुंची तो सही, बट वो क्या कहते हैं, कहते हैं मास्टर को ये सब नहीं करना चाहिए था मालकिन, हमें लगता है इस अमेरिकन को मर जाना चाहिए। और देखिए उनकी ऑर्थोडॉक्स सोच, देखिए उनकी कन्वेंशनल सोच कि पहले जापान की गोली ने बदला लिया, जापान के समुद्र ने बदला लिया और फिर जापान के पत्थरों ने। अगर हमारा मालिक ऐसे इंसान को बचाता है जिसे नेचर भी नफरत करता है तो मालिक को भुगतान भुगतना पड़ेगा। हाना ने बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया और चली गई हाना को, यूमी को लेकर। जब यूमी ने उसको देखा उसे वॉमिटिश होने लगा, उसने साफ मना कर दिया। हाना कहती है ठीक है, हम तुम्हें बता दें कि हम सिर्फ इसे फर्स्ट एड देकर पुलिस के हवाले कर देंगे, बट यूमी सेड सी मैडम, मैं गरीब नौकरानी हूं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं चलती हूं। शी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली सेड नो। हाना अकेली रह गई, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने उसको क्लीन किया। जब क्लीन किया तो महसूस करने लगी कि ये जब बच्चा होगा तो बहुत गोरा होगा, बट जाने अनजाने वो भूल गई कि अब ये बच्चा नहीं है। फाइनली अब वो उसको पलटे कैसे। थोड़ा गुस्सा कम हो गया था, उसका हस्बैंड अभी तक आया नहीं था। वो उठ के गंदे टाल से उसने जल्दी में गंदे टाल से हाथ पोंछ लिया, और जैसे ही मान लीजिए ये दरवाजा है, वो यहाँ थी, वो दरवाजा खोलती है, इतने में सदाऊ आया। सदाऊ ने आप डॉक्टर के पूरी ऑपरेशन की तैयारी कर ली है, सर्जिकल कोट पहना है, अपने पूरे के पूरे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर आया है। सदाऊ ने हाना को ऐसे किया और गया उस आदमी, जो आदमी वहां मौत के दरवाजे पे बैठा था, उसका ऑपरेशन करने। हाना शॉक थी। हाना कहती है ये क्या कर रहे हो। यूमी ने भी मना कर दिया, सर्वेंट्स अगेंस्ट है, और सदाऊ एक ऐसा स्टेप ले रहा है जिससे उनकी लाइफ खतरे में पड़ सकती है। एंड अब क्या करेंगी पूरी फैमिली, क्या उनको हर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब सदाऊ अंदर आ गया और सदाऊ ने ऑपरेशन का डिसीजन ले लिया है। उसने टाल बिछा दिया, अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो भी उसके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट थे वो बिछा दिए, और अपनी वाइफ से कहता है तुम टाल लाओ। बेचारी गई, कबर्ड खोला, टाल्स लेकर आई, बट जब वो पास में आई तो उसे लगा कि जब खून निकलेगा, एक्चुअली वो उसके मॉस हटाएगा तो खून बहेगा, तो उसने सोचा गार्डन से बहुत सारी चटाई ले आती हूँ। बट जब वो लेकर आई तब तक सारी की सारी मेहनत खराब, उसका खून बह चुका था, एंड इट हैड स्पॉइल्ड द मैट्रेस। हाना चिल्लाई, बट सदाऊ इतना एब्जॉर्ब था अपने इस काम में कि उसे इन सब चीजों की फिक्र ही नहीं थी। सदाऊ अपने काम में इतना एब्जॉर्ब हो जाया करता था कि उसे यह फर्क नहीं पड़ता था कि वो एक दुश्मन की मदद कर रहा है या फिर वो अपने ही देश के इंसान को ट्रीट कर रहा है। हाना ने अपने हस्बैंड के कहने पर उसे एनेस्थीसिया तो दिया,
बट वो आदमी और उस आदमी की वजह से आई परेशानियों से सदाऊ भी थोड़ा तकलीफ में था। हाना को उल्टी आने लगी जैसे ही खून देखकर, बट हस्बैंड ने कहा यहां मत वॉमिट करना, एंड शी वेंट आउट एंड शी स्टार्टेड रेजिंग। सदाऊ बहुत बेबस फील कर रहा था कि इसकी वजह से वो अपनी वाइफ की सेवा या उसका ध्यान नहीं रख पा रहा है। कहता इस आदमी को मरना चाहिए, पता नहीं क्यों मैं इसकी सेवा कर रहा हूं। उसने अपने सर्जिकल नाइफ का इस्तेमाल कर रहा था, गोली देख रहा था, तो वो आदमी दर्द में चिल्ला रहा था आ! और तो सदाऊ कहता है ग्रून, ग्रून इफ यू मटर आई डोंट केयर। हाना वॉमिट करके आई और उसने एनेस्थीसिया दी। अब जब उसके दिमाग में वो सारी बातें आई और कैसे जनरल ने, मतलब कैसे प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ बुरा सलूक किया जाता है, तो वो घबरा गई और उसने वो स्कार्स दिखाए अपने हस्बैंड को। बट सदाऊ ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसके जो सर्जिकल नाइफ थी उसने शायद गोली को पकड़ लिया था, माने टक करके गोली वहां उसके नाइफ से टकराई थी। अब तो सदाऊ के दिमाग से सब कुछ चला गया, सिर्फ एक खुशी थी, एक एक सिर्फ एक चैलेंज की गोली बिना हार्म के निकाली कैसे जाए। क्योंकि उसने ये सीखा था अपनी पढ़ाई के दौरान, उसके प्रोफेसर ने सिखाया था कि एक डॉक्टर अगर बिना नॉलेज के ऑपरेट करता है तो ये एक सिन है, महापाप है, क्योंकि वो मर्डर जैसा ही है। उसने जाने अनजाने उस आदमी को माय फ्रेंड कहा, भूल गया कि वो एक दुश्मन है। फाइनली गोली लोकेट की गई, उसने कट मारा, गोली निकाल दी और वो आदमी फिर दर्द में चिल्लाया और अब उसकी स्टिचेस या उसको उसके वुंड को हील कर दिया, उसको इंजेक्शन दिया उसकी पल्स रेट सही करने के लिए। अब सदाऊ की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डॉक्टर खत्म हो गई, बट यस, जिम्मेवारी खत्म नहीं हुई। जब उस आदमी की नींद खुली, माने वो होश में आया, उसने हाना को देखा, वो घबरा गया, बट हाना वाज सच अ जेंटल लेडी, उसने उसे कंपोज किया और उससे जब इंग्लिश शब्दों में बोला तो उसको एक सेटिस्फेक्शन मिली और उसने पूछा तो उसने सिर्फ इतना बताया कि वो काफी लंबे समय अमेरिका में पढ़कर आई। सदाऊ ऑपरेशन के तीसरे दिन आया और जब आया तो उसने क्या देखा कि वो उठ के बैठ रहा है जिसका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। सदाऊ ने उसे लिटाया, उसके जख्म चेक किए और वो पूछता है कि तुम मेरे साथ क्या करोगे। सदाऊ खुद शॉक में रह गया कि वो करेगा क्या उसको, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्या करेगा। कहता है मुझे खुद भी नहीं पता, मगर तुम जितनी जल्दी ठीक हो जाओ उतना बढ़िया है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, वो कुछ नहीं बोल पाया और वो जख्मी आदमी लेट गया। सदाऊ हाना बाहर खड़ी थी और कहती है सारे सर्वेंट्स ने विद्रोह कर दिया है कि अब वो नहीं रुकेंगे। उन्हें लगता है हम अमेरिकन हो गए हैं, हमारे अंदर जापानीज पेट्रियोटिज्म खत्म हो गया है। सदाऊ और हाना ने डिस्कस किया कि शायद सर्वेंट्स ना समझ पाए क्योंकि वो एक इलिटरेट इंसान है। फाइनली परेशान वो भी थे, तकलीफ में वो भी थे। सर्वेंट्स नहीं समझ पाएंगे तो क्या, शायद वो तो उसका कॉन्सिक्वेंस तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। एक दिन सारे सर्वेंट्स जानबूझ के गार्डन में बैठे बातें कर रहे थे और हाना सुन रही थी कि हाँ लगता है हमारे मालिक के बेटे ने सोच लिया है कि उसे क्या करना है। हाना कष्ट में थी ये सब बातें सुनकर, क्योंकि वो ये मानते थे कि जब ये आदमी मौत के इतने करीब था तो इसको बचाया क्यों। ऑल द थ्री सर्वेंट्स वर डिस्कसिंग, कहीं ना कहीं हमारा मालिक इतना घमंडी है कि अपने प्रोफेशन को प्रूव करने के लिए वो किसी की भी जान बचा देता है। बेचारी यूमी तो बच्चों के लिए तड़प रही थी कि अगर ये गद्दार साबित हुआ तो बेचारे बच्चों का क्या होगा। हाना ये सब कॉन्वर्सेशन सुन रही थी, शायद उसे सुनाई जा रही थी। कहीं ना कहीं सर्वेंट सही थे, मगर वो भी सही थी कि वो एक इंसान की मदद कर रहे थे, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं था। अगर ऐसा होता तो वो याद करने लगती है कि कल उसने मुझे अपना नाम टॉम बताया था तो मैं उससे बात करती, बट नहीं, उसने सिर्फ एक नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, एक डेडिकेटेड वाइफ होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सदाऊ रोज आता, जख्म चेक करता और फाइनली जब आखिरी स्टिचेस खोल दिए गए और उसे कहा कि अब ये 15 दिन में ठीक हो जाएगा, सदाऊ नाउ मूव टूवर्ड्स फुलफिलिंग हिज ड्यूटी एज अ ट्रू नेशनल। उसने चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में बस इतना ही लिख पाया कि 21 फरवरी की सुबह एक प्रिजनर मेरे घर के बाहर बह के आया, बस
इतना ही लिख पाया दोस्तों, उसने वो पेज फाड़ा, पूरा टीयर करके उसे ड्रॉर में डाल के चाबी साथ में ले गया। कैसे किसी की मौत का पैगाम भेज दे वो। 7वें दिन सारा काम छोड़कर सर्वेंट्स जाने लगे। हाना ने 1 मिनट भी नहीं रोका, बिकॉज शी न्यू कि वो रुकेंगे नहीं, बट वेरी ग्रेसफुली उनकी पेमेंट दी और घर का काम संभाल लिया। सदाऊ और हाना ने मिलकर काम संभाल लिया। डर था उन्हें कि सर्वेंट्स कुछ कह ना दे। हाँ, यूमी कह रही थी कि बच्चे मुझे मिस करे तो मुझे बुलवा लेना, बट देन शी न्यू दैट व्हाट शी हैज टू डू। शी वाज वेरी ग्रेसफुल एंड अ वेरी वेरी डिलिजेंट लेडी। उसने ब्रेकफास्ट बनाया, सदाऊ ने बच्चों को संभाला, मगर दोनों में से किसी ने भी उसकी बात नहीं की। हाना जानती थी कि प्रिजनर ऑफ वॉर की वजह से तकलीफें बढ़ने वाली हैं। अपने हस्बैंड से कहती है कि हम क्यों नहीं देख पा रहे जो और लोग देख सकते हैं। सर्वेंट्स भी ज्यादा क्लियर हैं अपनी थॉट प्रोसेस में हमसे ज्यादा। अब सदाऊ ने कोई जवाब नहीं दिया, बट कष्ट में वो भी था। कहता है, वो गया अपने पेशेंट के पास, उस इंस्ट्रक्शन देता है, तुम आज अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो और धीरे धीरे इस टाइम स्पैन को बढ़ाते जाओ। वो घबराया हुआ था क्योंकि सदाऊ ने कह दिया जितनी जल्दी हो सके तुम परफेक्ट हो जाओ। उसके आंखों में डर था, मगर उसने उसे थैंक यू बोला। आई फील आई ऑट टू थैंक यू डॉक्टर। कहता इतनी जल्दी थैंक यू मत बोलो। वो फिर घबरा गया। दोपहर को एक और दूसरी घटना घटी। सदाऊ अपने ऑफिस, घर के ही साथ में जो ऑफिस का आंगन था, उसमें सनशाइन ले रहा था। हाना किचन में थी, तभी एक पुलिस की वर्दी में एक आदमी आया। हाना घबरा गई। अब क्या होगा, उसे लगा सर्वेंट्स ने इन्फॉर्म कर दिया होगा। वो भागी अपने हस्बैंड के पास और पीछे पीछे वो आदमी भी आ गया, वो पुलिस की वर्दी वाला। तब पता चला कि एक्चुअली जनरल पेन में है और उसको सदाऊ की जरूरत। हाना ने लंबी सांस भरी कि चलो। फाइनली सदाऊ जनरल के पास पहुंचा, जनरल को ट्रीटमेंट दी और उसने सब बता दिया। अब जनरल क्या करेगा? क्या वो उसे मारेगा, बचाएगा, करेगा क्या? जनरल की जिंदगी सदाऊ के हाथ में। सदाऊ एक परफेक्ट डॉक्टर है, एक ऐसा डॉक्टर जिसकी कीमत एक बीमार इंसान ही जान सकता है। कहता है जनरल कि मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दे सकता। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड। इमेजिन करो कि तुम्हें फांसी हुई और अगले दिन मुझे अटैक आ गया, तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। फाइनली जनरल केम अप विद एन आइडिया। कहते हैं मेरे पर्सनल प्राइवेट असैसिन्स हैं और मैं रात को उनको भेज दूंगा, बड़े काबिल हैं, वो मार देंगे उन्हें। ऐसे कला आती है मारने की, इनवर्ड ब्लीडिंग हो जाएगी, वो मारा बेहोश सा प्रतीत होगा और तुम चाहो तो उसकी बॉडी उठवा लेंगे। सदाऊ गॉट अ साई ऑफ रिलीफ कि ये ठीक है, कम से कम हाना की तकलीफ दूर हो जाएगी। ये प्रॉमिस लेके जनरल से वो घर आ गया। हाना को कुछ नहीं बताया, बट इंतजार करता रहा रात आने का। रात होगी और जनरल असैसिन्स भेजेगा और उसका मर्डर हो जाएगा। बट उस रात, पहली रात, सदाऊ सो नहीं पाया। खटपट खटपट हेल्यूसिनेशन होने लगी। कोई आ रहा है, कोई बोझ उठा रहा है, कोई टहनी तोड़ रहा है। वो यही सोचता रहा कि शायद ये मर गया होगा और शायद उसकी परेशानी सॉल्व। फटाफट अगले दिन सुबह उस अमेरिकन के कमरे में गया तो देखता है वो तो सो रहा है। उसने सोचा आज नहीं तो कल रात होगी। कल रात फिर इंतजार में बीत गई कि चलो आज रात को असैसिन्स आएंगे, बट उस रात भी नहीं हुआ ऐसा कुछ। अब तीसरी रात का इंतजार था। सदाऊ तीसरी रात सोया ही था। बार बार उसे पैरों की आवाज, मतलब उसे लगा कि ठीक है तीसरी रात, बट इतनी तेज धमाका हुआ वो उठ गया, उसका बेबी रोने लगा। हाना उठ गई, बट अब हाना जाने लगी कि मैं जाऊं। क्रैश की आवाज आई। व्हाट वाज दैट? हाना चिल्लाई। बेबी भी रोने लगा। सदाऊ ने उसे कहा तुम नहीं जाओगी। हाना ने पूछा हुआ क्या है सदाऊ आपको? बट उसके हस्बैंड की आंखों में डर। बेचारी वाइफ वहीं सो गई। उसे लगा आज काम खत्म, बट चौथे दिन की सुबह वो आदमी फिर वहीं था। सदाऊ सो नहीं पाया, अमेरिकन जागा नहीं 3 रात। वो सुबह उसके पास आया और फाइनली डिसाइड करता है कि इसे जाना होगा। कहता है अब तुम ठीक हो और मुझे लगता है तुम्हारा यहां रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। मैं तुम्हें बोट दूंगा, खाना पानी सब अरेंज करूंगा। पास में आइलैंड है, ये बोट रो करके वहां चले जाओ। वहां पानी बहुत गहरा है, वहां से कोरियन फिशिंग बोट जाती है, उनसे पनाह मांग के अपनी कंट्री चले जाना। वो घबरा गया, बट क्योंकि ऑप्शन नहीं था, दोनों ने इसकी एक्सेप्टेंस दी।
सदाऊ ने सारी अरेंजमेंट की, बोट रखी उसके लिए, प्रॉपर खाने पीने का, बॉटल्ड वाटर बिकॉज खारा पानी, सब कुछ अरेंज किया। शाम को घर आया ठीक इस तरह दिखाते हुए कि उसकी वाइफ को कुछ पता ना हो, एज इफ वो काम से आया है। हाना ने बताया कि यूमी आई थी, वो रो रही थी, बट उसने अपने प्लान के बारे में नहीं बताया बिकॉज ही वाज अ कंसर्न हस्बैंड। वो देखिए जाते जाते भी एक ब्यूटीफुल डॉक्टर उसके कमरे में गया, उसकी पल्स चेक की, उसके बुखार टेम्परेचर चेक किया, थोड़ी सी पल्स ऊपर नीचे थी, दैट वाज आउट ऑफ शियर फियर एंड एक्साइटमेंट। फाइनली उसने उसको इंस्ट्रक्शंस दोबारा दी और उसने उसको अपना टॉर्च दिया। पहले वो झिझका, बट देन कोई ऑप्शन नहीं था, उसने उसको क्या इंस्ट्रक्शंस दी, अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाए तो मुझे ये फ्लैश, ये टॉर्च से 2 बार फ्लैश देना, मगर कब, जब सूरज ढल रहा हो, चंद्रमा निकल रहा हो, माने ट्वाइलाइट में, दो रोशनी में। अदरवाइज वो लाइट पकड़ी जाएगी, जो कोस्ट गार्ड्स होते हैं वो नोटिस कर लेंगे और फंस सकते हैं। अगर खाना खत्म हो जाए, आग मत जलाना, कच्ची मछली पकड़ के खाना बिकॉज फिर पकड़े जाओगे। उसने उसे जापानीज क्लोथ दिए, फाइनली उसके कपड़ों को, उसके बालों को भी रैप किया ब्लैक कपड़े से और उसको भेज दिया। 2 बार उसे देखता रहा, फाइनली उसने टॉर्च का इस्तेमाल किया, बट वो पकड़ा नहीं जाएगा, ऐसा सदाऊ का अनुमान था। फाइनली वो आदमी वहां से चला गया। कुछ टाइम के बाद फिर से इमरजेंसी हुई, जनरल को बुलाया गया और 12 घंटे तक सदाऊ को यह नहीं पता था कि जनरल जिएगा या नहीं। जब जनरल को होश आया, उसको थोड़ा सा ठीक हुआ, तब उसने उनसे पूछा, और जनरल तब ही फेल्ट बैड एंड अपसेट जब उसे पता चला कि वो भाग गया, क्योंकि सदाऊ ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी थी। अब गोली किसके कंधे पर थी? जनरल। जनरल कहता है ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो गद्दार साबित हो जाएगा। सदाऊ हैड अ साई ऑफ रिलीफ बिकॉज अब जनरल उसकी मुट्ठी में था और परेशानी नहीं उसको छू भी नहीं सकती। उसने कहा सर, मैं आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेंस और दुश्मन को पकड़ने का जज्बा जानता हूं, मैं कभी कुछ नहीं। सदाऊ घर पहुंच गया इस शांति के साथ कि उसने उसको बचा भी दिया। आई मीन आत्मा उसकी खुश थी और परेशानी भी चली गई। अपने घर की बालकनी में खड़ा उसी समुद्र को देख रहा था। उसका असली रिवॉर्ड तो उसको मिल गया था। बहुत सारे अमेरिकन उसकी आंखों के सामने आए जब वो अपने वेरांडा में खड़ा था। सबसे पहले उसके प्रोफेसर, उसकी वाइफ, बातूनी औरत, और फिर उसके एनाटॉमी का टीचर, जिसने सिखाया था कि एक डॉक्टर अपने सर्जिकल नाइफ के साथ उतने ही दया से काम करता है जैसे उसका कोई अपना वहां लेटा हो। फिर उसकी मकान मालकिन, और आखिरी में वो POW, प्रिजनर ऑफ वॉर। जो भी था, जैसा भी था, उसको भेज दिया। बट एक सवाल जो उसकी आत्मा को परेशान करता रहा वो ये कि क्या, आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल। यही तो है इंसानियत, यही तो है जज्बा जो हमें किसी और का बुरा नहीं करने देता। चलिए सब इस जज्बे को जिंदा रखते हैं। इसी नोट पर ये चैप्टर अंत करती हूं और कल आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट। कल से मैं आने वाले एग्जाम तक, 24 को हमारा एग्जाम है, मैं लाइव जाने वाली हूं और इस लाइव सेशन में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट, सैंपल पेपर्स कराऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर्स की रिवीजन। तो हमारी लाइव सेशन कल 2 टाइम पर है, दोपहर 3 बजे से और रात को 9 से 11। भारी मात्रा में लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए, अपना फायदा लीजिए और प्लीज शेयर कीजिए ताकि सब लोग इससे प्रॉफिट ले सके, फायदा ले सके। सो चलती हूं, बट कल लाइव क्लास में मिलेंगे। कल का पूरा टाइम टेबल समझा दूं। कल हम फ्लेमिंगो बुक को कवर करने वाले हैं, इसीलिए 2 लाइव सेशन लिए हैं। अब एग्जाम इंग्लिश का है तो आप अपना पूरा समय ही इंग्लिश को देंगे, इतना मैं मानती हूं। तो कल 3 बजे पहले पोम्स को कवर करेंगे फ्लेमिंगो में, और फिर शाम को सारे चैप्टर्स का सिनॉप्स, मैसेज और थीम। वादा करती हूं कि इसके बाद आपको किताब खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लाइव क्लास के अंत तक दूंगी। प्लीज शेयर कर लीजिए, जितने बच्चों को शेयर कर सकते हैं। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब करिए। एंड गुड बाय फॉर नाउ, टेक केयर।